जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है बिफोर योर फाइनल टर्म। इसके अंदर दो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक कंज्यूमर चॉइस बजट कंस्ट्रेंट के हवाले से, और दूसरा एक कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर कोस्ट आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इस किस्म की चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर चॉइस। देखिए, इकोनॉमिक्स जब हमने स्टार्ट की थी तो पहली बात ये की थी कि हमारे जो साइंस इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी साइंस है या एक ऐसी आर्ट है या एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के कैसे मैक्सिमम हम यूटिलिटी ले सकते हैं, उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, या मैं अगर ये कहूँ कि कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। ये है जी इकोनॉमिक्स। अब इसी तरह जब हम बात करें कि एक इंडिविजुअल है, वो चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई एक आम घर पे बैठ के कोई प्रोडक्ट यूज करने वाला बंदा है, वो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमेशा कोई ना कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा होता है। नाउ इकोनॉमिक डिसीजन मीन्स कि मैं एसी खरीद लूँ, या मैं चाय पी लूँ, या मैं कोई कपड़े खरीद लूँ। ठीक है, सो दैट मीन्स उसके पास ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उसके पास उसकी नीड्स, उसकी विशेस, उसकी वांट्स वो अनलिमिटेड है। तो अगर तो उसके रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर वो कपड़े भी ले लेगा, फिर वो मूवी भी देख लेगा, फिर वो खाना भी खा लेगा, फिर वो सारी अपनी नीड्स फुलफिल कर लेगा। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन देयर आर टू थिंग्स। ये जो दो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, टू लिटिल इनकम और वेल्थ, और टू लिटिल टाइम टू एंजॉय इट। सो ये जो दो मसले हैं इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का उर्दू में मतलब होता है रुकावट। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बैरियर आ गया है, तो इसका मतलब है कंस्ट्रेंट हमें फेस करना पड़ रही है। अब हमें जो इकोनॉमिक डिसीजन क्यों लेने पड़ते हैं, उसकी ये दो सबसे बड़ी वजूहत हैं कि एक तो हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे से मतलब है जिससे आप चीजें ले सकते हैं। पैसा लाजमी नहीं है 5,000 का नोट या 1,000 का नोट। वेल्थ का मतलब ये है कोई भी ऐसा सोर्स जिसे आप यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर सकते हैं। पैसे की बात करें तो ये तो जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, कि मैं पैसा देता हूँ और उससे कपड़े खरीद लेता हूँ। अगर आज पैसा, ये आज के दौर में 1,000 का 5,000 का नोट मौजूद है, लेकिन शुरू से तो ऐसा नहीं था। शुरू से आपने कई किताबों में बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। सो बार्टर सिस्टम में भी चीज़ों के बदले चीज़ें आती थी, तो उस वक्त का पैसा वही था। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें ऐसा फेस करना पड़ रहा है? बिकॉज हमारे पास इनकम नहीं है, एंड नंबर टू टाइम भी लिमिटेड है। सो इन दोनों वजूहात की बिना पे हमें हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये जो थ्योरी है कि हम क्या डिसीजन लें, क्या ऑप्ट करें, क्या छोड़ दें, किसकी तरफ जाएं, किसको ऑप्ट ना करें, दैट थ्योरी इज एक्चुअली कॉल्ड कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, सो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं, द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड कंज्यूमर थ्योरी। कि ऐसी थ्योरी जो कि इंडिविजुअल हमें बताता है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे हो सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट पैरामीटर्स पे हो, आपको लग्जरीज पसंद हो, सो आपका डिसीजन लग्जरीज पे बेस करता है। किसी का डिसीजन सेविंग पे बेस करता है, किसी का डिसीजन खाने की तरफ बेस करता है। सो वो थ्योरी जो एक इंडिविजुअल के डिसीजन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर थ्योरी। बजट कंस्ट्रेंट, ये मैंने आपको बता दिया। बजट का आपको पता ही है, मेरा बजट कम है, मेरा बजट ज़्यादा है। सो इससे क्या मतलब है कि मेरे पास एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है, कितने पैसे मेरे पास आते हैं, कितने पैसे मुझे खर्च करने हैं, दैट मीन्स ये मेरा बजट है। और जब हम बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी जो इनकम है वो कम है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, virtually all individuals must face two facts of economic life. पहला, have to pay prices, मतलब ये वो दो चीजें हैं जो हर बंदा फेस करता है कि जो भी चीज हम खरीदते हैं वो मुफ्त नहीं है। अगर तो वो फ्री होती तो फिर हमें बजट का मसला ही ना होता, फिर हमारे पास पैसे हो ना हो, वो तो चीज ही मुफ्त है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहला मसला क्या है इकोनॉमिक लाइफ का, वो ये है
कि हमने जो भी चीज़ खरीदनी है आइदर गुड्स और सर्विसेज वो पैसों की आएगी, और दूसरा मसला जिन पैसों की आएगी वो पैसे हमारे पास कम है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इन दो इश्यूज की वजह से एक कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करे। लेट से आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, यू हैव 1,000 रुपीज एंड यू हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन है कि आप खाना खा लें और एक ऑप्शन है आप मूवी देख लें। अब 1,000 में दोनों चीजें नहीं आ सकती। लेट से मूवी की टिकट जो है वो 1,000 रुपीज की है, और इसी तरह एक मील जो आप लेना चाह रहे हैं वो भी 1,000 रुपए का सर्व होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 1,000 है, आप दोनों काम नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको ट्रेड ऑफ भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मूवी देख ली और मैंने खाना नहीं खाया, इसका मतलब है मैंने ट्रेड ऑफ किया मूवी में और खाने में। इसी तरह लेट से यू हैव 500 रुपीज एंड यू नीड टू बाय अ बुक और अ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर भी 500 का है, बुक भी 500 की है, और आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसे लिमिटेड हैं, वेल्थ लिमिटेड है, यहाँ पे आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको बुक लेनी है या कैलकुलेटर लेना है। देन इट्स योर डिसीजन, जो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा यूटिलिटी देगा, जो आपको ज़्यादा फायदा देगा, जो आपके लिए बेहतर है, आप वो डिसीजन चूज करेंगे। ठीक है, सो इस सारी सिचुएशन में जो चीज़ समझने वाली है वो है कि हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। हर इंडिविजुअल के पास जो बजट है, जो पैसे हैं, जो वेल्थ है, वो लिमिटेड है, और उसकी जो नीड्स हैं, जो विशेस हैं, जहां वो पैसा लगाना चाहता है, वो अनलिमिटेड है। पैसा लिमिटेड है लेकिन विशेस अनलिमिटेड है। तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ करना। कि अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें। इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है ये देखिए, इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मूवी देखी जा सकती है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि कॉन्सर्ट्स पे जाया जा सकता है। ठीक है, बट इशू क्या है कि हमारे पास पैसे लिमिटेड है। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 15 मूवीज अवेलेबल होती हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 कॉन्सर्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन इशू ये है कि हम 15 की 15 मूवीज नहीं देख सकते, और 5 मतलब 15 मूवीज भी देखें और 5 कॉन्सर्ट भी देखें, इतने पैसे नहीं है। पैसे कितने हैं वो हमें कहीं ना कहीं फिर ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल में आप देखें, लेट से कि जो भी इंडिविजुअल है वो डिसाइड करता है कि मैं 15 मूवीज देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप अगर कॉन्सर्ट वाली नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर देखें, तो इसका मतलब है वो कोई भी कॉन्सर्ट नहीं देख पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेड ऑफ किया कि उसने फोरगो कर दिया, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया कॉन्सर्ट को, और उसने सारे के सारी मूवीज पे पैसे लगा दिए। ठीक है, फिर आप बी पॉइंट पे देखें, सेकंड ऑप्शन क्या उसके पास है कि वो 12 मूवीज देख ले, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो एक कॉन्सर्ट भी देख सकता है। और ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो 9 मूवीज देख ले, अगर वो ऐसा करता है तो वो 2 कॉन्सर्ट देख सकता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि वो इन दोनों में से क्या चूज करता है। अगर वो ज्यादा मूवीज चूज करता है तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट मूवीज की तरफ है, और वो फोरगो कर रहा है कॉन्सर्ट को, वो ट्रेड ऑफ कर रहा है, वो छोड़ रहा है कॉन्सर्ट देखना, बल्कि उसके बदले वो मूवीज पे पैसा लगा रहा है। इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे आते जाएं, पॉइंट ई पे, पॉइंट एफ पे, ये उल्टा होता जा रहा है। अगर पॉइंट एफ पे देखें तो उसने क्या किया, उसने सारे के सारे पैसे कॉन्सर्ट पे लगा दिए, और वो अब मूवी नहीं देखेगा। सो दिस इज कॉल्ड द बजट लाइन और द बजट कंस्ट्रेंट। कि एक इंडिविजुअल लिमिटेड रिसोर्सेज में उसके पास जो मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ को फोरगो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और कुछ वो अडॉप्ट कर लेता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
नो सर। ओके जी, देन चेंजेस इन बजट लाइन। अब ये जो मैंने आपको दिखाई लास्ट स्लाइड में जो लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं बजट लाइन। ठीक है, एक साइड पे मूवीज हैं, एक साइड पे कॉन्सर्ट है। जब हम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं तो वो आ जाता है बजट लाइन। अब इसमें दो पॉइंट्स थोड़े हाईलाइट भी किए हुए हैं। आप देखें, एच पॉइंट जो है ये हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आपने बिल्कुल पहले लेक्चर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो पढ़ा था, वो प्रोडक्शन के हवाले से था, ये कंजम्पशन के हवाले से। उसमें भी था ना, एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है। इसी तरह जो सी पॉइंट है आप अचीव कर सकते हैं, डी अचीव कर सकते हैं, एच अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए और आपका बजट लिमिटेड है। इसी तरह जब हम जी पॉइंट पे आते हैं, जो इसके दरमियान में है ट्रायंगल के जी पॉइंट, ये इसका मतलब है कि हमने 6 मूवीज देखी, 2 कॉन्सर्ट देखे, अभी भी पैसे मौजूद हैं जिसको सेव कर लिया गया या जिसको कहीं और थर्ड ऑप्शन पे लगा दिया गया। सो जी इज अचीवेबल, अफोर्डेबल, एंड एच इज नॉट अचीवेबल, नॉट अफोर्डेबल। अच्छा, अब बजट लाइन में भी चेंजेस आती है। कैसे चेंज आ सकती है? अगर ये मैं पिछली दोबारा डायग्राम पे जाऊं, देखिए यहाँ पे मैं कहता था 15 मूवीज देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास $150 मौजूद है, ये लिखा हुआ है। विद $150 पर मंथ मैक्सिमम 15 मूवीज जो हैं वो अफोर्ड हो सकती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक मूवी अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड कर दूं 15 पे डिवाइड कर दूं तो $10 की एक मूवी बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है $150 अगर मेरे पास है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मूवीज देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मूवीज देख लूंगा तो फिर मैं कॉन्सर्ट नहीं देख सकता। तो ये इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑप्शंस बनाए और मैंने बजट लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन ये भी तो हो सकता है मेरा बजट इंक्रीज हो जाए। मेरी जो पॉकेट मनी लेट से वो पहले $150 थी, वो 150 से बढ़ के $300 हो गई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में अब वो जो एज पॉइंट मैं पहले अचीव नहीं कर सकता था, अब कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं 15 मूवीज की जगह 20 मूवीज भी देख सकता हूँ, कॉन्सर्ट भी देख सकता हूँ, बिकॉज द मनी दैट आई हैड इन माई पॉकेट अर्लियर वॉज $150। अब वो पैसा जो है वो मेरे पास, इनकम जो है वो ज्यादा हो गई है। तो जब वो ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है अब मैं पहले की निस्बत ज्यादा चीजें खरीद सकता हूँ। तो मेरी बजट लाइन जो है ये शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड कैसे? कि ये जब मैं 15, लेट से $150 मेरे पास था और मैं 15 मूवीज देखता था, कोई कॉन्सर्ट नहीं था, अब ये 150 की बजाय $300 हो गया। तो अब क्या होगा? अब 15 की बजाय मैं 30 मूवीज देख सकता हूँ। डबल हो गए ना, 150 से $300 हो गया मेरे पास। तो पहले 15 मूवीज देख सकता था, मैं 300 देख सकता हूँ। एक ऑप्शन बन गया। फिर जब मैं नीचे आता हूँ तो जहाँ पे था 12 और 1, यानी कि 12 मूवीज देखता था, एक मैं कॉन्सर्ट देख सकता था, अब मैं 24 मूवीज देख सकता हूँ और 2 कॉन्सर्ट देख सकता हूँ। सो ये जो लाइन है ये एक्चुअली यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे मौजूद है कि क्या क्या कुछ होता है चेंजेस इन इनकम अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर तो बढ़ जाती है तो ये जो बजट लाइन है ये अप साइड और राइटवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो पहले अगर मैं 15 मूवीज देख सकता था तो अब मैं 15 से कम देखूंगा, तो मेरा जो कर्व है, जो मेरी लाइन है बजट लाइन, वो लेफ्ट साइड पे और डाउनवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। यहां तक ये चीज समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, देन एक चीज तो ये थी कि मेरी ओवरऑल इनकम ही बढ़ जाए। जब मेरी ओवरऑल इनकम बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में मैं ज्यादा सारी चीजें जो मैं पहले कम खरीद सकता था, अब मैं वो ज्यादा खरीद सकता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, जी अल्लाह का शुक्र। मैं अभी थोड़ा सा क्लास में आ रहा हूँ।
जी श्योर। अप्रोक्सीमेटली 7 o'clock। श्योर जी श्योर, थैंक यू। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग के एक ऑप्शन तो ये है कि हमारी पूरी की पूरी इनकम बढ़ जाए। जब इनकम बढ़ती है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ऐसी सूरत में मेरी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है राइट साइड पे अगर इनकम ज़्यादा हो जाए, लेफ्ट साइड पे अगर इनकम कम हो जाए, लेकिन उसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, इंटरसेप्ट चेंज नहीं होता। ये अभी आगे एक डायग्राम आएगी तो आपको सही चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन जब दूसरा ऑप्शन है कि प्राइस, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स मैं ले रहा था जैसे यहाँ पे मूवीज और कॉन्सर्ट, उसमें से किसी एक चीज़ की प्राइस कम हो जाए, यानी कि अगर मूवी पहले $10 की थी अब वो $5 की हो गई, हालांकि मेरी इनकम तो सेम रही। तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, अब मैं ज्यादा मूवीज देख सकूंगा। तो ऐसी सूरत में जब when the price of a good changes, the budget line rotates, both its slopes, one of its intercepts will change। वो कैसे चेंज होगा ये अगली डायग्राम में आपको पता चलेगा। ये था जी जब मेरी इनकम ज्यादा होती है। कि देखें, पहले मैं 15 मूवीज देखता था और 5 कॉन्सर्ट मैक्सिमम देख सकता था जब मेरे पास $150 थे। लेट्स से कि वो डबल हो गए, $300 पे चले गए। अब जब मैं 15 मूवीज देख सकता था, डबल हो गए तो मैं 30 मूवीज देख सकता हूँ। सिमिलरली 5 कॉन्सर्ट देख सकता था तो अब मैं 10 देख सकता हूँ। तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेरा पूरी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स राइट साइड, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। दूसरा सिनेरियो ये जो मैं आपको बता रहा था जिसके अंदर मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हुई बल्कि प्राइस चेंज हो गई किसी एक प्रोडक्ट की, जैसा कि यहाँ पे मूवीज की प्राइस आधी हो गई, तो उससे क्या होगा, अब अगर मैं पहले 15 मूवीज देख सकता था तो मैं 30 मूवीज देख सकता हूँ, लेकिन कॉन्सर्ट की प्राइस वही रही, कॉन्सर्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए वो 5 के 5 ही अभी भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये लाइन शिफ्ट नहीं हुई बल्कि इसका इंटरसेप्ट चेंज हो गया। ये जो एंगल बना रही है यहाँ पे देखें पूरी लाइन शिफ्ट हो गई थी जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी। लेकिन जब किसी एक चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो ऐसी सूरत में वो लाइन शिफ्ट राइट साइड पे तो हो गई, बट बेसिकली उसने साथ में अपना एंगल या इंटरसेप्ट भी चेंज कर लिया। अब ये एग्जाम्पल थी जब मूवीज की प्राइस कम हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कॉन्सर्ट की प्राइस कम हो गई, मूवी की प्राइस सेम रही। तो ऐसी सूरत में देखें क्या होगा कि अब मूवीज तो 15 की 15 ही देख सकता था, लेकिन कॉन्सर्ट्स क्योंकि सस्ते हो गए तो मैं कॉन्सर्ट ज़्यादा देख सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में भी क्या हुआ, देखें उसका जो एंगल बनता था पहले वो एंगल चेंज हो गया, इंटरसेप्ट चेंज हो गया। अब इन सारी बातों को समराइज करते हैं। A rise in income with no change in price leads to a new quantity demanded for each good। कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं होती, जैसे मूवीज की प्राइस भी उतनी है, कॉन्सर्ट की प्राइस भी उतनी है, आपके पास जो इनकम आती थी वो डबल हो गई। तो ऐसी सूरत क्या होगा कि आप अगर पहले 15 चीज़ें ले सकते थे तो अब आप 30 चीज़ें ले सकते हैं, पहले 5 ले सकते थे तो अब आप 10 चीज़ें ले सकते हैं। तो मार्केट में क्या हो रहा है, एक नई डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड नहीं क्रिएट से क्या मतलब है कि मैं पहले 15 खरीद सकता था, मेरी बाइंग पावर ही इतनी थी, अब मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं 30 खरीद सकता हूँ। तो मैं जाके जब मार्केट में 30 खरीदने की कोशिश करूंगा तो इसको हम कहते हैं ना, मार्केट में क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो गई है। ये वो इफेक्ट जो आपको अभी मैंने सारा समझाया, ये पुरानी लाइन थी। फिर उसके बाद अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो एक न्यू लाइन बन जाती है जिसका मतलब है कि आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। Now, a change in the price of a good changes relative price of the good, that is also called the substitution effect। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझें। मेरे पास लेट से 1000 रुपीज़ है और मैं 1000 से
बुक्स भी ले सकता हूँ, मेरे जो ऑप्शन मेरे पास है, बुक ले सकता हूँ या कैलकुलेटर ले सकता हूँ। ठीक है, इन केस के मैं ऑप अब देखें, ये वो सिचुएशन है जहां से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था कि बजट लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या ऑप्ट करूं। तो इसी को हमने कहा था कंज्यूमर थ्योरी। फिर वहां से बात आगे चली बजट कंस्ट्रेंट पे कि मैं दोनों चीजें नहीं ले सकता, एक चीज लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। एक चीज लेनी पड़ेगी तो दूसरी चीज को फोरगो करना पड़ेगा। फिर वहां से बात आगे चली कि जब फॉरगो करने की बात हो रही है तो किस तरीके से फॉरगो किया जाएगा, कि अगर तो मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो चीज़ें जो मैं पहले ऑप्ट नहीं कर सकता था या मुझे छोड़नी पड़ती थी, अब वो चीज़ें मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों उस पर्सपेक्टिव में आप इसको समझे कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा हो जाती है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि मैंने चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर ली तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। मैंने शर्ट की जगह टी शर्ट खरीद ली तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। मतलब जो मिलती जुलती चीजें होती हैं जिसमें अगर आप एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज को ऑप्ट कर लेते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मैंने पेप्सी की जगह कोक यूज कर ली तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब जैसे ये पिछले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये इस वाली स्लाइड में देखें कि ये प्राइस इफेक्ट आ रहा है कि पहले मूवी की प्राइस अगर लेट से $10 थी और वो कम होके $5 हो गई तो अब मैं मूवीज ज्यादा देख सकता हूँ। मेरी इनकम नहीं बढ़ी, मेरी इनकम उतनी ही है, पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है। हुआ क्या कि किसी चीज की प्राइस कम हो गई। जब प्राइस कम हुई तो मैंने क्या किया, मैंने जो चीज सस्ती थी वो ज्यादा ले ली। जैसे सेल लगती है मार्केट में, आपने अगर एक चीज लेनी होती है और सेल सॉरी, और अगर मार्केट में सेल लग जाती है, वो 50% कम हो जाती है, तो आप कहते हैं अब सेल लग गई है तो जल्दी से दो तीन चीजें ले लें ताकि आगे भी फ्यूचर में काम आए। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑन द अदर साइड इनकम इफेक्ट क्या है कि मेरी ओवरऑल इनकम ही बढ़ गई, जितनी मैं पहले खरीद सकता था अब प्राइस उस चीज़ की उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, क्योंकि मेरा बजट बढ़ गया है, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी बढ़ गई है, अब वही चीज़ें जो मैं पहले एक एक ले सकता था अब मैं दो दो ले सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात आएगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है प्राइस से रिलेटेड बात हो रही है कि किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई। और जब ओवरऑल बाइंग पावर की बात आएगी, परचेजिंग की बात आएगी, तो इसका मतलब होगा इनकम की बात हो रही है कि या मेरी इनकम ज़्यादा हो गई है या मेरी इनकम कम हो गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो क्वेश्चन जी। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो ताल्लुक है ये किसी हद तक यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन के साथ है। लेट से कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं और उन 1,000 रुपये से जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो ये है कि मैं मूवी देख सकता हूँ। मूवी लेट से 100 रुपये की मूवी है, मेरे पास 1,000 रुपये हैं, 100 रुपीज़ की मूवी है, तो इसका मतलब है मैं 10 मूवीज देख सकता हूँ। और ये भी है कि एक कॉन्सर्ट भी मौजूद है जिसकी टिकट 50 रुपये की है। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं 1,000 रुपये में कितना कर सकता हूँ, 20 कॉन्सर्ट्स देख सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक बुक है जो 200 रुपये की है, तो मैं 5 बुक्स ले सकता हूँ। मतलब इन तीन चार मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मैं बना सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं एक मूवी देख लूँ, एक कॉन्सर्ट देख लूँ, 3 किताबें ले लूँ, या मैं एक किताब ले लूँ, 10 मूवीज देख लूँ, 5 कॉन्सर्ट देख लूँ। इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक लिमिटेड बजट के होते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। मुख्तलिफ, आप कह सकते हैं कि मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप सारे का सारा किताबों पे नहीं लगाते, सारे का सारा इजी लोड भी नहीं करवाते,
सारे का सारा खाना भी नहीं खाते, आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अच्छा इसमें इन्हें ये बुक ले लेंगे, ये एक नई ट्राउज़र ले लेंगे या एक नई शर्ट ले लेंगे। सो बेसिकली आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व हमें ये कहता है कि जब हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ किताबें, कुछ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, कुछ मूवीज, कुछ शर्ट्स, इसी तरह और भी हो सकता है, खाना या कोल्ड ड्रिंक्स या आउटिंग पे जाना या मूवी देखना। सो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। जब सारे कॉम्बिनेशन या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आपको एंड पे सेम यूटिलिटी दें, सेम सेटिस्फेक्शन दें, तो इसका मतलब है आप इनडिफरेंट हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट होना। यानी कि मैं कहता हूँ कि मुझे पानी पीने में भी उतना ही अच्छा, उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जितना रूह अफ़ज़ा पीने में, तो मैं कौन सा पीऊँ? इसको, इसका क्या मतलब है? आई एम इनडिफरेंट, आई एम अनएबल टू डिसाइड which option to choose because both options are giving me the same satisfaction, the same utility. एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये उसकी एक assumption भी तो थी ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम लेना क्या चाहते हैं। वो तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था ना, दैट कॉन्सेप्ट इज ओवर नाउ। अब जो हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये पढ़ रहे हैं कि एग्जम्पशन इज, सबसे बड़ी एग्जम्पशन तो ये थी हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं पानी पी के सेटिस्फेक्शन मुझे हो रही है, हाँ मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है, लेकिन 8 हो रही है कि 10 हो रही है, 5 हो रही है, ये तो मैं बता ही नहीं सकता। तो इसलिए इन डिफरेंस कर्व के अंदर भी ये एजम्पशन एज इट इज रहेगी कि हम न्यूमेरिक वैल्यू में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। फिर जब मेजर कर सकते हैं तो फिर अगली एजम्पशन है कि हमें ये भी पता है कि हम बुक लेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, हम एप्पल खाएंगे तो कितने नंबर यूटिलिटी मिलेगी, हम बनाना लेंगे तो, या हम कोई कॉन्सर्ट देखेंगे तो, या हम कोई मूवी देखेंगे तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी। तो ये एजम्पशंस अभी भी इंटैक्ट हैं साथ के साथ कि अगर हम यूटिलिटी को मेजर ही ना कर सके नंबर में, फिर तो ये सारे लॉज जो हैं वो वैसे ही फेल हो जाते हैं। ठीक है। सो जो आपने, जिस चीज़ को आपने पूछा या कंफ्यूज किया, जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता था कि हम कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लें तो हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, वो था कि दोनों प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी जब सेम हो जाती है। इन डिफरेंस कर्व हमें ये कहता है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, लेकिन उन कॉम्बिनेशन की जो यूटिलिटी हमें मिल रही है वो सेम है। मतलब हम 4 एप्पल और 3 मैंगोज खा लें तब भी 40 यूटिलिटी मिलती है, हम 4 बनानाज और 1 एप्पल खा लें हमें तब भी 40 यूटिलिटी मिलती है, हम एक मूवी देख लें और 5 कॉन्सर्ट देख लें हमें तब भी 40 यूटिलिटी मिलती है। नाउ वी आर इनडिफरेंट कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, एप्पल और बनाना चूज करें या मैंगो बनाना चूज करें या कॉन्सर्ट और मूवी चूज करें, बिकॉज एंड रिजल्ट हमारे पास सेम ही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इनडिफरेंट। Or a curve that shows the combination of goods which gives the same level of satisfaction to consumer so that the individual is indifferent। जब हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। जैसे ये एजम्पशन जो आपने बात की, ये एजम्पशन इसकी भी हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी को ऑर्डिनल होना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कंफर्म न्यूमेरिक वैल्यू में ले सकें। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वैसे ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। एंड गुड्स कंज्यूम्ड आर सब्सटीट्यूटेबल, कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो फिर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सब्सटीट्यूट करने से मतलब ये है कि अगर मैं एप्पल और बनाना में से एप्पल खाता हूं तो मैं बनाना फोरगो कर सकता है, दिस इज सब्सटीट्यूशन। और अगर ऐसा है ही नहीं कि आपको करना ही करना है, तो फिर वो सब्सटीट्यूशन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे ये एक इंडिफरेंट स्केजुअल बना हुआ है, आपके पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। लेट्स से कि आप इफ यू हैव 15 एप्पल्स एंड 1 मैंगो, यू हैव 40 यूटिलिटी।
B combination, if you have 11 apples and 2 mangoes, still you have 40 utility. 8 apples and 3 mangoes, still same. So ऐसी situation जिसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होने के बावजूद एंड पे यूटिलिटी सेम आती है, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अगर हम इसी टेबल को आप ड्रॉ कर लें तो ये इस किस्म का ड्रॉ होगा। सो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ए बी सी डी ई, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। और जब हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को, ये तो एक एप्पल और मैंगो का था ना, इसी तरह मूवी कॉन्सर्ट का भी हो सकता है, इसी तरह कपड़े और बुक का भी हो सकता है, शर्ट और ट्राउजर्स का भी हो सकता है। सो जब हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को एक ही मैप के ऊपर या एक ही डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व ये था कि हम किसी दो कॉम्बिनेशन के को एक ही इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, जैसे एप्पल और मैंगो था। अब अगर हम मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व बनाए, एप्पल मैंगो, मूवी कॉन्सर्ट, मील और आउटिंग, ट्राउजर और शर्ट, अब ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं। इसको IC1 IC2 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 के नाम से शो किया गया है। सो जब मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को हम एक ही कर्व पे ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये इंडिफरेंस मैप दोबारा बता दें। इंडिफरेंस मैप सिंपल वो चीज़ है कि जब आप बहुत से इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कह देते हैं। आपके डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, एक एप्पल और मैंगो, ये एक इंडिफरेंस कर्व इसका बन गया। आपने ABCDE ये 5 के 5 प्लॉट किए और इस किस्म का आपका ग्राफ बन गया। अब मैं आपको नेक्स्ट कहता हूँ कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो है मूवी और कॉन्सर्ट। अब मूवी और कॉन्सर्ट के लिए आपको अलहदा से टेबल बनाना पड़ेगा, उसका अलहदा से कर्व बनेगा इसी तरह का, और वो कहीं और प्लॉट होगा। तो अब अगर आप एक ही मैप के ऊपर, एक ही मतलब डायग्राम के ऊपर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या करेंगे, हर इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर देंगे उसी एक चार्ट के ऊपर। अब जैसे इसमें इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4 5 कितने ही हो सकते हैं, तो सारे इंडिफरेंस कर्व को जब आप एक ही चार्ट के ऊपर बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। ओके ठीक हो सर। गया? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया, इसमें C पॉइंट, आप देखें ABCD 5 है आपके पास, C पॉइंट के ऊपर जो यूटिलिटी होगी, क्या वो A की यूटिलिटी के बराबर होगी या कम ज्यादा होगी? पॉइंट A के ऊपर सर बराबर होगी। बराबर सेम होगी। होगी। एग्जैक्टली। क्यों सेम होगी? क्योंकि यही तो इंडिफरेंस कर्व है कि आप कॉम्बिनेशन कोई भी ले लें, एप्पल ज्यादा कर लें, मैंगोस कम कर लें या वाइस वर्सा, किसी भी पॉइंट पे ABCDE पे जो यूटिलिटी होगी, जो एक कंज्यूमर को मिल रही होगी, इट विल बी द सेम। लेकिन जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं, तब इसमें जो IC1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 1 के किसी भी पॉइंट पे यूटिलिटी सेम होगी, लेकिन इंडिफरेंस कर्व 2 से चेंज होगी, इंडिफरेंस कर्व 3 से चेंज होगी। ये पॉइंट समझ आ गया कि एक यस। इंडिफरेंस कर्व के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे यूटिलिटी सेम होगी, लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व की दूसरे इंडिफरेंस कर्व के साथ यूटिलिटी चेंज हो सकती है। ठीक हो गया? ये कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अगर समझ आ गया है तो वेरी गुड, सर नहीं आया प्लीज तो इसको कोई रिपीट कर दें। सॉरी, दोबारा पूछे। सर ये जो आपने बताया कि एक कर्व दूसरे के साथ सेम नहीं देखिए, इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा ही है कि जब हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हर कॉम्बिनेशन पे वो सेम यूटिलिटी हमें दे रहा है। तो अब इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट A की बात करें या B की या C की या D की, हर पॉइंट के ऊपर जो यूटिलिटी है वो सेम ही होगी। ठीक है, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व की बात। जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, तो मैप के ऊपर तो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4। तो हर इंडिफरेंस कर्व की आपस में यूटिलिटी मैच नहीं करेगी।
जैसे बनाना और मैंगो का जो यूटिलिटी वाला कॉम्बिनेशन है, हो सकता है वो कॉन्सर्ट और मूवी वाले से मैच ना करता हो सकता है वो बुक और आउटिंग वाले से मैच ना करता हो। सो इन डिफरेंस कर्व की आपस में जो यूटिलिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन इन डिफरेंस कर्व के ऊपर, पूरे इन डिफरेंस कर्व के ऊपर चाहे जिस मर्जी पॉइंट की आप बात कर लें, हर पॉइंट पे यूटिलिटी सेम होगी। दैट मीन्स either you choose 5 bananas or 4 mangoes or 5 apples or 4 oranges, whatever you decide, the end utility will be the same। इसीलिए तो consumer को हमने कहा it is indifferent। the consumer is indifferent, he is not able to identify कि कौन सा combination choose करे, क्योंकि उसको सब combination से एक ही जितनी utility मिल रही है। this is called indifference curve। Now, last topic of the course आज के लेक्चर का, और ऑब्वियसली अगले हफ्ते आपके पेपर्स हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ ली होंगी, बट उसको जस्ट एक रिवीजन है। सबसे पहले आता है जी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट और सिंपल कॉस्ट, आपने अकाउंटिंग में कॉस्ट पढ़ा है? मुझे कोई बताएंगे कि क्या पढ़ा है, कॉस्ट क्या होती है? चलो इकोनॉमिक्स को, अकाउंटिंग को छोड़े, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट क्या होती है तो क्या जवाब होगा? किसी चीज को बनाने में आने वाले सारे अखराजात सर। ओके, सो दैट मीन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक टेबल बनाई, लकड़ी की टेबल बनाई, और उसके ऊपर वुड आया, नेल्स आए, उसकी लेबर लगी, और उसके ऊपर कोई ग्लू लगा, उसकी कटिंग हुई, तो ये सारी चीजें मैं मिला दूंगा तो क्या कॉस्ट होगी? यस सर। ठीक है, ये होती है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट। हमने देखा कि जी इतने के कील लगे, इतने की लकड़ी लगी, या इतने का उसके ऊपर ग्लू लगा, इतने का काटने पे खर्चाया, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। लेकिन जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इस पे हमने टाइम भी लगाया, टाइम के भी पैसे हैं, हमने टेबल बना लिया, हम टेबल की बजाय चेयर बनाते और चेयर बना के इतने की सेल करते तो ज्यादा पैसे मिल सकते थे। दैट मीन्स आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कुछ मिस की ना। तो इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में बस यही मार्जिनल सा डिफरेंस है कि अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ उस कॉस्ट की बात करती है जो उसके ऊपर लागत आई है, जैसे आपने बताया, और इकोनॉमिक कॉस्ट ये है, इसके अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ साथ हम टाइम को भी कंसिडर करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं कि अगर हमने ये ना किया होता, इसकी बजाय ये किया होता तो कितना डिफरेंस हो सकता था हमारी इनकम में। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, चले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखें, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस करता हूँ और लेट से 5,000 मेरी अर्निंग होती है, तो 5,000 मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख मैंने लगाया था और 5,000 रुपये मुझे उससे अर्निंग हो गई, पैसे मिल गए। ऑन द अदर साइड ये भी तो हो सकता था कि मैं उस 1 लाख रुपए को बैंक में रखवाता तो बैंक मुझे कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करता। लेट से कि वो इंटरेस्ट 2,000 बनता है, तो मेरी अब इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक कॉस्ट में मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर की है। उसका मतलब है कि मैंने कुछ पैसे जो हैं वो फोरगो किए हैं, जाने दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऑप्शन को चूज किया, उसकी वजह से, मतलब वो ऑप्शन चूज करने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो मुझे मिल सकते थे मुझे नहीं मिले। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में डिफरेंस की बात करें तो क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ उस खर्चे की बात करती है जो उसके ऊपर लागत आई है, उसका टाइम, उसके ऊपर मतलब कोई कील लगने की या वुड की या उसके ऊपर लेबर की या उसके ऊपर लाइट इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, इस तरह की चीज़ें। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट की जब हम बात करें तो इस कॉस्ट के अलावा हम टाइम कंसिडरेशन को भी अंदर इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस actual funds spent carrying out the action and the opportunity cost and the amount of money that could have been made by using funds and other resources dedicated to action। जैसे मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ आपने अकाउंटिंग कॉस्ट ऐड करनी है बल्कि प्लस करना है उसमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने मिस कर दी।
अगर आपके पेरेंट्स, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स आपकी फीस पे कर रहे हैं तो एक तो वो आपके ऊपर ये खर्च कर रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, ये तो हो गई अकाउंटिंग कॉस्ट उनकी। अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो आप इस 35,000 के ऊपर जो, अगर वो आपकी फीस पे ना लगाते, लेट से वो बैंक में रखवा देते, तो उनको 500-600 रुपये इंटरेस्ट पे मिलता। तो अकाउंटिंग कॉस्ट 35,000 है, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट 35,000 प्लस वो 600 रुपया भी जो बैंक से उनको मिल सकता था और उन्होंने नहीं लिया, उसको भी जब आप ऐड करेंगे दैट विल बी योर इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो आपने जो एक्शन लिया, जो भी जहाँ पे भी आपने पैसे लगाए, वहां लगाने की वजह से कोई और ऑप्शन आपने मिस कर दिया, कोई और इनकम आपने मिस कर दी, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट में ऐड होगी। ठीक है, ओके जी। कॉस्ट के हवाले से हम बात करें तो दो किस्म की मेजर कॉस्ट कहलाती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो टाइम के साथ साथ, सॉरी नॉट टाइम के साथ साथ, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाती है। यानी कि लेट्स से कि मैं टेबल बना रहा हूँ और टेबल बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए। अगर मुझे 10 टेबल बनाने हैं तो 10 टेबल के बराबर लकड़ी चाहिए होगी। अगर मुझे 25 बनाने हैं तो 25 की लकड़ी चाहिए। अगर 40 बनाने हैं तो 40 की। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेरा वुड का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दैट कॉस्ट विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मैंने लेट्स से कि मैंने एक बुक बनानी है, उस बुक के लिए पेजेस की हम बात करते हैं, पेजेस कम होंगे। बुक छोटी बनानी है तो पेजेस कम लगेंगे, पेजेस कम लगने का मतलब है मेरी कॉस्ट कम आएगी। पेजेस ज़्यादा लगाने हैं, मुझे ज़्यादा पेजेस खरीदने पड़ेंगे तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स कि जब प्रोडक्शन के हवाले से कॉस्ट कम या ज़्यादा हो रही है, ऐसे तमाम फैक्टर्स वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने जब निकालनी हो तो मैं उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब क्वांटिटी पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक मोबाइल लिया 40,000 रुपये का, दूसरा मोबाइल लिया 30,000 रुपये का, तीसरा मोबाइल लिया 25,000 रुपये का, चौथा लिया 1,00,000 रुपये का, पांचवा लिया 40,000 रुपये का। अब मुझे कोई कहे बताओ मुझे ऑन एवरेज तुम्हें कितने का पड़ा है मोबाइल, तो क्या होगा, मैं सबको ऐड करूंगा और उसको टोटल नंबर ऑफ मोबाइल पे डिवाइड कर दूंगा तो एक एवरेज आ जाएगी। इसी तरह ये वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज है। जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी में आपका 100% मार्क्स आ जाए, किसी में 90% आए, किसी में 95% आए, किसी में 50% आए, किसी में 70% आए। आपसे पूछा जाए कि एवरेज क्या मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं, सबको ऐड करके उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे परसेंटेज में। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसको आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपने प्रोड्यूस की है या जिसके ऊपर आपने कॉस्ट लगाई है उसे डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं, कमीशन है, वेज कॉस्ट है, कंपोनेंट पार्ट्स हैं, बेसिक रॉ मटेरियल है। ये वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है। मतलब वेजेस कैसे वेरिएबल है कि आप ज़्यादा काम करने पे रखेंगे, दिहाड़ी पे जिसको कहते हैं, या जिसको वेज, आपने कोई काम करना है स्पेसिफिकली, उसके लिए 10 बंदे चाहिए, किसी दिन 15 बंदे चाहिए, किसी दिन 20, तो वो वेरिएबल है। कम आप लेबर लेंगे तो कम वेज देनी पड़ेगी, ज़्यादा लेबर जो है वो लेंगे तो ज़्यादा ऑब्वियसली कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह कमीशन, ज़्यादा सेल करेंगे तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम सेल करेंगे तो कम। इसी तरह ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है फिक्स्ड कॉस्ट। ये नाम से भी पता चल रहा है, मतलब इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप चाहे एक प्रोडक्ट बनाए चाहे आप 1,00,000 प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री है जिसका रेंट है। अब रेंट आप देखें तो एक जगह के हिसाब से होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप प्रोडक्शन करेंगे तो रेंट दे वरना ना दे। तो ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स्ड हैं, जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मंथली एक लगे बंदे एक्सपेंस होना ही होना है, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे सैलरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जिसको
50,000 पर मंथ पे रखा गया है। अब वो अगर उस मंथ में एक भी प्रोडक्शन नहीं करता तो भी उसको 50,000 देने पड़ेंगे, और अगर वो 60 कर लेता है तो भी 50,000। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होती, दैट काइंड ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही है जैसे टोटल है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी या नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आप जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट या जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप समझ लें कि मैंने पहले 10 आइटम्स बनाता था, अब मैं 40 आइटम बनाता हूँ, तो क्या हुआ, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। ये समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। कैसे? लेट से एक बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपये और मैं 10 चीज़ें बनाता हूँ, तो मैं जब एवरेज निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 10,000 डिवाइड बाय 10 करूँगा तो उसकी 1,000 रुपया एक चीज़ की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं 10 की बजाय लेट से 50 चीज़ें बनाता हूँ, तो रेंट तो चेंज नहीं ना होगा, रेंट तो वही रहेगा जो फिक्स था। सो अब मैं जब 10,000 को 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। यानी कि एक चीज बनाने के ऊपर जो एवरेज मुझे रेंट पड़ रहा था या जो एवरेज कॉस्ट पड़ रही थी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है। ये उसका ये जो मैंने आपको बात बताई ये उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो तो सेम होती है। आप ग्राफ देखें अगर तो इसमें जो 2,000 यूरोस लिखा हुआ है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ग्राफ नजर नहीं आ रहा। ग्राफ नजर नहीं आ रहा। यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये आप बता रहे हैं, ये तो सारा कुछ वेरिएबल कॉस्ट पहले भी आपको नजर नहीं आता होगा। ओके जी, अब आ रहा है। यस सर। ओके परफेक्ट। तो देखें जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज सेम जैसे रेंट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम इसको रेंट ही अज्यूम कर लेते हैं कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, $2,000 पे 2,000 यूरो पे करने ही करने हैं, 50 करें 100 करें, ये मुख्तलिफ है। अब एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप जब आउटपुट पे डिवाइड करेंगे, जैसे 2,000 को 50 पे किया, 2,000 को 100 पे किया, 2,000 को 150 पे किया, तो क्या हो रहा है, आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 40 से देखें कम होकर 20, 20 से कम 10, 10 से कम 5 होती जा रही है। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो आपको इस शेप में मिलता नजर आएगा कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ये जीरो को टच नहीं करेगा लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होता रहेगा। ओके अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये मैंने आपको बताई, दोबारा बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन दैट इज नॉट चूजन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस थे, आपने एक ऑप्शन को चूज कर लिया तो क्या किया, दूसरे को फॉरगो कर दिया। अब जो आपने फॉरगो किया, जो आपने छोड़ दिया, उससे आपको कुछ फायदा हो सकता था अगर आप वो ना छोड़ते, अगर आप वो चूज करते, लेकिन आपने वो छोड़ दिया। तो वो चीज जो छोड़ने से आपको नहीं मिली या आपने फॉरगो कर दी या आपको वो अचीव नहीं हो सका, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऐसे एग्जांपल जैसे मैंने आपकी फीस के हिसाब से दी। लेट्स से योर पेरेंट्स आर पेइंग योर फी ऑफ ₹35,000 अ सेमेस्टर। वो 35,000 उन्होंने ऑप्शन चूज कर लिया आपकी फीस पे करने का, और जो फॉरगो किया वो क्या था, वो बैंक में रखवा सकते थे। तो उन्होंने एक तो कॉस्ट 35,000 बेयर की, प्लस वो जो बैंक में रखवा के उनको 600 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की मद में मिल सकता था जो उन्होंने अवेल नहीं किया, दैट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक ऑप्शन चूज करने की वजह से जो ऑप्शन आप मिस कर देते हैं, जो आप ऑप्शन छोड़ देते हैं, उस छोड़े जाने वाले ऑप्शन से आने वाला जो भी इनकम, जो भी रेवेन्यू या रिवॉर्ड हो सकता था, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर है जी मार्जिनल कॉस्ट।
ये वैसे ही जैसे मार्जिनल यूटिलिटी था। मार्जिनल यूटिलिटी आपको था कि एक यूनिट जब आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते थे तो उससे आपको जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती थी दैट वाज मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम सेम कॉन्सेप्ट कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो भी यही है कि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर एक कॉस्ट आती है, जब हम दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने की वजह से जितनी एडिशनल कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि लेट से मैं एक आइटम बनाता हूँ, एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो 100 रुपए की बनती है। अब मैंने 2 आइटम्स या 2 प्रोडक्ट्स बनाई तो मेरी टोटल कॉस्ट 180 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी सेकेंड प्रोडक्ट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 80 रुपीज है। ठीक है, पहले की 100 थी, जब 2 बना लिए तो टोटल 180 हो गए, तो 180 में से 100 निकालूंगा तो 80 मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पे 80 रुपए मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए। ओके जी, कॉस्ट कर्व्स के हवाले ये वाली स्लाइड छोड़ दें। इकोनॉमी ऑफ स्केल आई थिंक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ाया था, इसको रिवाइज यहाँ पे कर देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर सेड टू एग्जिस्ट इफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर लेस देन एन एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन है, ऑब्वियसली डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तो फिर आपको लिखना या समझना आसान हो जाएगा, डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल हम कहते हैं उस चीज़ को कि जब हमारी जो एवरेज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट वो कम से कम दर्जे पे आ गई है। अब ये चीज़ आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ी थी बार्गेनिंग पावर की, कि जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, तो हमारी बार्गेनिंग पावर बेहतर हो जाती है। यानी कि अगर मैं एक जूस लेने जाता हूँ तो मैं उससे निगोशिएट नहीं कर सकता, बार्गेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर उससे 50 जूस लूँ तो मैं उससे बार्गेन करता हूँ। मुझे 500 जूस लेने हैं तो मैं उससे मज़ीद सस्ता करवाता हूँ, 5 लाख जूस लेने हैं तो मज़ीद सस्ता करवाता हूँ। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ वैसे वैसे जो मेरी एवरेज कॉस्ट है, एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट से मतलब है एक यूनिट की कॉस्ट, वो कम होती चली जा रही है। मतलब मैं एक ही जूस बनाता या एक ही जूस लेता तो वो 40 रुपए का पड़ता, 500 जूस लिए तो हो सकता है मुझे पर जूस की जो वैल्यू आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, वो शायद 38 आए। मैं 5 लाख जूस लूँ तो शायद 35 आए। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल हमें बेसिकली कहता ये है कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को इतनी प्रोडक्शन करनी चाहिए कि उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। मिनिमम मतलब कि लेट से अगर उसने एक आइटम बनाई है, एक प्रोडक्ट बनाई है और उसको जो कॉस्ट आई है, अगर दूसरी प्रोडक्ट बनाने की वजह से उसकी कॉस्ट कम होती है तो उसको बनानी चाहिए। तीसरी प्रोडक्ट बनाए, अगर उससे भी कॉस्ट कम होती है, एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है, तो वो भी बनाए। मतलब इतनी प्रोडक्ट्स बनाता जाए जब तक उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाए, और वो पॉइंट जिस पे उसकी एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगी उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट ही हैज अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि लेट से एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं। उस रूम का जो रेंट है लेट से दैट इज 20,000। सो 20,000 उस कमरे का रेंट है, 20 बच्चे मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो अगर उसमें 10 बच्चे बैठते हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उससे क्या होगा, 20,000 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो पर स्टूडेंट जो कॉस्ट आएगी या जो एवरेज पर स्टूडेंट कॉस्ट आएगी रेंट की, वो होगी 2,000 रुपीज। ये चीज समझ आ रही है आपको? यस सर। सर। ठीक है, देखिए अगर किसी जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, टू लेट से 20,000 उस रूम का रेंट है और हम उसमें 20 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स बिठाए। तो जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं एक बच्चे के ऊपर के कितनी कॉस्ट आ रही है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 2,000। सो एक बच्चे के ऊपर 2,000 कॉस्ट आती है। अब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से मतलब स्टूडेंट्स की इनटेक ज़्यादा करते हैं। हम
10 की जगह 15 बच्चे इनरोल कर लेते हैं, तो अब क्या होगा, अब 20,000 को 15 पे डिवाइड करेंगे, तो 15 पे डिवाइड करने से जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह अब हम 20 बच्चे इनरोल कर लेते हैं, तो 20,000 डिवाइड बाय 20 पर कैंडिडेट 1000 आ जाएगी। अब अगर हम इससे एक भी ज्यादा बच्चा इनटेक कर लें, यानी कि 20 की बजाय 21 बच्चे की एनरोलमेंट कर लें, तो क्या होगा, अब हमें एक नया रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक रूम की कैपेसिटी 20 थी, जिससे ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते थे। अब अगर 21 की इनरोलमेंट हो गई तो क्या होगा, एक नया रूम लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब है 20,000 प्लस 20,000 उसका रेंट हो जाएगा। और अब जब हम 40,000 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो वो कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट्स या 20 प्रोडक्शन इतनी थी जिस तक हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही थी। सो 20 जब हमने अचीव कर लिया, दिस मीन्स वी आर एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि इससे सस्ती चीज अब नहीं बन सकती। जितनी एवरेज हम ले आए हैं, जितना कम से कम हम अपनी एवरेज कॉस्ट को ले आए हैं, इससे कम वो नहीं की जा सकती। उस पॉइंट को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देखते हैं ना, चाइना इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स कैसे बना लेता है। चाइना की अपनी आबादी 1.5-2 अरब है, फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक्चुअली इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करता है। वो इतनी बल्क बाइंग करता है, वो इतनी बल्क लेबर लेता है, वो इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाता है, उस पर ऑटोमेट करता है, उस पर मशीन लगा देता है, वो सारा कुछ करता है ताकि उसकी जो एवरेज यूनिट की कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए और वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर ले। जब वो चीज़ बनती ही सबसे सस्ती है, इसीलिए फिर वो आगे सेल भी सस्ती करते हैं। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। ओके, आप अब जरा 2-3 मिनट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, आप खुद से फ्रेश हो जाएं। जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सर नमाज पढ़ाएं। बेटे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, या फिर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको खत्म करके वाइंड अप कर लेते हैं ताकि आप बाद में फ्री हो जाए। लास्ट कॉन्सेप्ट है मोनोपोली के हवाले से। 3 किस्म की हमारे पास मार्केट्स होती है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है और परफेक्ट कंपटीशन। पहले बात करते हैं मोनोपोली की। मोनो कहते हैं सिंगल को। आप पहले जो पुराने फोन्स होते थे उसमें मोनोफोनिक रिंगटोन्स आया करती थी कि एक ही जिन्होंने देखा होगा नोकिया का 3310 फोन या 1100 मॉडल, उसमें एक ही टोन आती थी। सो दैट वाज द मोनोफोनिक। इसी तरह मोनोपोली का मतलब ये है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही सेलर, एक ही मैन्युफैक्चरर मौजूद है, उसको हम कहते हैं मोनोपोली। मतलब पूरी मार्केट में पूरे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सेलर या मैन्युफैक्चरर है ही एक, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं मोनोपोली। जैसे वापडा फॉर एग्जांपल, आज से अगर हम 20-25 साल पहले चले जाए तो पीटीसीएल, आपके पास फोन अगर आपने करना था तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कोई और, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद था, दैट वाज पीटीसीएल। अब आप देखते हैं तो जैज भी मौजूद है, वारिद भी है, यूफोन भी है, जोंग भी है, बट एट द अर्लियर टाइम इट वाज ओनली वन कंपनी, वन सेलर, वन मैन्युफैक्चरर, तो हम इसको कह सकते हैं मोनोपोली है। इसी तरह वापडा, पूरे पाकिस्तान में वापडा जो है वो बिजली प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि वापडा की मोनोपोली है। सो इफ देयर इज नो अदर सेलर, only one seller is available in the market, that situation or that market condition is called monopoly. मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, प्राइस मेकर, इकोनॉमी ऑफ स्केल, हाई बैरियर, प्राइस डिटर्मिनेशन। वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर का मतलब ये है कि अब क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वाला ही एक है, आपके पास कोई ऑप्शन ही और नहीं है कि आप किसी से खरीदें, तो वो जितने का मर्जी चाहे बेचे। वो प्रोडक्ट 10 रुपए की बेचे आप तब भी खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट 40 रुपए की खरीदे तब भी आप खरीदेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ वो बनाता ही नहीं है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट भी बना रहा है, एंड ही इज प्राइस मेकर। वो जो भी प्राइस रखना चाहेगा वो रख सकता है, नो वन इज देयर
कि क्योंकि जब 2-4 ऑप्शन होंगे तो फिर आप किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, फिर उसको भी कोई डर है कि अच्छा ये मेरा कंज्यूमर कहीं और जा सकता है। बट इफ he is the only one producer of the product, that means he can make price whatever he wants. इसी तरह इकोनॉमी ऑफ स्केल भी वो अचीव कर लेता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही एक है, उसको पता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, उसको पता है कि मार्केट में कितनी चीज़ें मैं बनाऊंगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। जब 3-4 प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो फिर कोई अपनी ज़ाती ओपिनियन तो नहीं बता रहा, या कोई अपनी ज़ाती प्रोडक्शन शेयर नहीं कर रहा होता। जैसे एक कंपनी है, लेट्स से नेस्ले, एक यूनिलीवर, एक कोई और कंपनी है, तो ये एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे कि हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इसलिए मुश्किल होता है जज करना कि मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब प्रोड्यूसर ही एक है तो उसको पता है कि मार्केट में इतनी आबादी है, इतने लोग इस एज में आते हैं और इतने लोग मेरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो अपनी सारी प्लानिंग करके अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सकता है। हाई बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स रुकावट को कहते हैं। मोनोपोली ज़्यादातर उन बिजनेसेस में होती है जहाँ पे उस बिजनेस में एंटर होना मुश्किल होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं तो हर बंदे के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो उसमें लगा सके। सो ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे बिजनेस में एंटर होना बड़ा मुश्किल है, वहीं पे मोनोपोली ज़्यादातर क्रिएट होती है, क्योंकि एक कंपनी जो बन चुकी होती है वही अपने आप को इतना बड़ा एक्सपेंड कर लेती है कि कोई दूसरा उसके पास नहीं आ सकता। और प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी मर्जी से प्राइस रखती है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता कम ज़्यादा करने में। अच्छा, नाउ कि बनती कैसे हैं मोनोपोलीज। जैसे आप देखें MS विंडोज़, हम वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, हालांकि और भी कुछ मौजूद है वन नोट के नाम से या कुछ और भी है, लेकिन हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। होता क्या है, जब एक इतनी बड़ी कंपनी MS विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, वो जैसे ही कोई कंज्यूमर या कोई प्रोड्यूसर या कोई मैन्युफैक्चरर आता है, वो फ़ौरन से उसको खरीद लेता है ताकि उसके कंपटीशन में कोई आए ही ना। जैसे अभी पाकिस्तान में क्रीम और उबर 2 सेपरेट कंपनीज थी। उबर एक बड़ी कंपनी थी, क्रीम जो थी वो सिर्फ एक सिलेक्टेड कंट्रीज में थी, तो उबर ने क्रीम को खरीद लिया कि हमारे कंपटीशन में कोई आए ही ना। ठीक है, सो अब उबर हैज़ द मोनोपोली। इसी तरह वापडा है, इसी तरह कुछ मेडिसिन हैं जिनके पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। जैसे फाइजर ने वैक्सीन बनाई है कोविड की, इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं, तो अपने अपने कॉपीराइट्स दे रही हैं कि हमारे अलावा ये नाम कोई नहीं रख सकता, हमारे अलावा इस फार्मूला से कोई और प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सो जब ऐसे पेटेंट्स और कॉपीराइट्स मिल जाते हैं तो भी मोनोपोलीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो प्रोडक्ट ही एक है जो मार्केट में अवेलेबल है। कोई दूसरा, आपने कॉपीराइट ले लिया, कोई दूसरा तो वो बना नहीं सकता। ठीक है, सो इस तरह भी मोनोपोलीज क्रिएट होती है। फायदे नुकसानात ये आपको खुद पता है, ज़्यादातर मोनोपोली के तो नुकसानात है। फायदे कंपनी को हैं और नुकसानात कंज्यूमर को। रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट टू द मार्केट, सो ये एडवांटेज है कंपनी को और नुकसान है हम जैसे कंज्यूमर को। मतलब कंपनी को कैसे फायदा है कि वो जब दिल करेगा प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब प्राइस बढ़ जाएगी। चार्जिंग हायर प्राइस, वो जितना मर्जी प्राइस रखे, 10 रुपए की चीज़ को 40 रुपए में बेचे, आप तब भी खरीदेंगे। ठीक है। रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ये क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। रिस्ट्रिक्टिंग चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर, कि जब मार्केट में प्रोडक्शन ही एक बंदा कर रहा है या एक कंपनी कर रही है, मैन्युफैक्चरर ही एक है, तो फिर आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। ठीक है, एक ही चॉइस है, उसी को लेना पड़ेगा। एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर सोवरेनिटी, कि आप कंज्यूमर की इज्जत ऑब्वियसली कम हो जाती है। ऑप्शन होंगे तो आप उसको डरा धमका सकते हैं कि मैं किसी और से जाके ले लूँगा। जब सैलरी एक है तो फिर ऑब्वियसली कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट होता है, उसको उसी से लेना होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर सरप्लस इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट्स। कंज्यूमर सरप्लस कब आता है, जब आपको लगता है कि एक चीज़ महंगी थी और आपने सस्ती खरीद ली है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में जाता हूँ और एक शूज़ है, मुझे बड़े पसंद आते हैं, मैं कहता हूँ अगर ये 4000 रुपये तक भी हुए तो मैं इसको ले लूँगा, और जब मैं प्राइस पूछता हूँ वो कहता है 2500 रुपये। तो अब क्या है कि वो प्राइस जो मैं देने के लिए तैयार था उससे भी कम मुझे मिल गए हैं, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है कि एक प्रोडक्ट और या सर्विस
जिसके ऊपर एक सर्टेन पैसे मैं पे करने के लिए विलिंग था, रेडी था, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे उससे सस्ती मिल गई है, तो क्या हुआ, मुझे कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। ठीक है, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। सो जब मोनोपोली होती है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जितने में मैं चीज खरीदना चाहता हूँ, कंपनी ने पहले ही उससे महंगी की होती है। ओके जी, लास्ट 2 स्लाइड्स। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली बेसिकली मोनोपोली से थोड़ी सी रिलैक्स्ड फॉर्म है कि मार्केट में सेलर मौजूद तो है एक से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम सेक्टर, पहले पीटीसीएल की मोनोपोली होती थी फिर कुछ नए आए, जैसे इंस्टा आया, या सॉरी जैसे जैज आ गया, जैसे ये मोबिलिंक या वारिद या यूफोन या जोंग आ गया। अभी भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें सेलर एक से तो ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसी सिचुएशन को हम ओलिगोपोली कहते हैं। एंड लास्टली एंड लास्ट थिंग इज मोनोपोली के बिल्कुल ऑपोजिट जो है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि मार्केट में बेतहाशा सेलर मौजूद हैं, वो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत से बायर्स मौजूद हैं, बहुत से सेलर मौजूद हैं, ऑलमोस्ट मिलती जुलती प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर कॉल्ड, दैट सिचुएशन ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। They are not market makers, they are market takers, they are price takers. मेकर का मतलब ये था कि मोनोपोली थी, जितने की मर्जी वो चीज़ बेचे, कोई हर बंदे को खरीदनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे सेलर मौजूद हैं, अगर आप अपनी प्राइस मार्केट से हट के कोई रखेंगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, यू आर मार्केट प्राइस टेकर, कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है आपको भी वही रखनी पड़ती है। एंड लास्टली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हर प्रोडक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट मिलती जुलती और सिमिलर नेचर की होती है। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल, दे आर प्राइस टेकर्स, and the products which they are offering in the market, they are almost in resemblance with each other, almost मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें तो पेप्सी एंड कोक, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है सही। इसी तरह स्प्राइट या 7 अप, फांटा या मिरिंडा। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का मतलब बहुत से बायर्स मौजूद हैं, बहुत से सेलर्स मौजूद हैं, और उन्हीं के अंदर रह के आपको अपना बिजनेस करना है। सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। जी, दैट वाज इट एज फार एज योर कोर्स वाज कंसर्न। यहाँ तक कोई चीज़ अगर पूछनी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी पेपर के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। सर ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो सी होती है अकाउंटिंग कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होगी? दोबारा पूछे, कौन सी कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होगी क्या? यस, मोस्ट प्रोबेबली, जनरली यस, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन फॉरगो कर दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था ना कि अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तो गेन की सूरत में थी कि आपने जो चीज़ मिस कर दी उससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता था, तो फिर तो यस, आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा अकाउंटिंग कॉस्ट से ज़्यादा ही होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपने मिस की उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो आपको लॉस हो जाता। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड खरीद लिया, तो आपने पहले आपका प्लान था, 2 ऑप्शंस आपके पास थे, या गोल्ड खरीद लें या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें। आपने गोल्ड खरीद लिया तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से जो आपको इनकम मिल सकती थी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियसली आपने मिस कर दी, तो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो
ज्यादा है और अकाउंटिंग कॉस्ट कम है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि गोल्ड की प्राइसेस ज्यादा बढ़ गई और जिन्होंने एक्सचेंज में लगाया था, स्टॉक एक्सचेंज में, उनको लॉस हो गया। तो ऐसी सूरत में अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हुई, आपने अपॉर्चुनिटी गेन कर ली कि आपने ज्यादा पैसा बना लिया। सो ऐसी सूरत में आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके सर। जी, इसके अलावा सर वो पेपर में न्यूज़ से पहले वाला भी आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है सर। कम पोर्शन में आएगा, ज्यादा पोर्शन आपका समझ ले 70-75% आपका मिड के बाद का ही होगा जो फाइनल वाले सिलेबस में से आपने पढ़ा, लेकिन कुछ माइनर सा 20-30% आपका मिड से पहले भी आएगा। ओके जी, नो अदर क्वेश्चन, आई एम साइनिंग ऑफ। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। पेपर की डेट शीट आप तक शेयर हो चुकी होगी या एक आधे दिन में हो जाएगी। कोई क्वेश्चन इसके अलावा हुआ तो आप CRGR के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब पेपर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।